हेलो फ्रेंड्स, अक्षर अनीशा चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सॉरी, काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी दोस्तों, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हम, जैसा कि आपको पता है, हम लोग MHD 1 पढ़ रहे हैं। तो आज हम जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कथानक रूढ़ियाँ। अब देखिए, इसमें हम लोग कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है, पृथ्वीराज रासो राशक काव्य परंपरा का सर्वाधिक विख्यात काव्य है। और ये मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लाइन लगती है दोस्तों कि पृथ्वीराज रासो, माफ़ करिएगा फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो रासक काव्य परंपरा का सर्वाधिक विख्यात काव्य है। और ये इसको हम हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो में मध्यकालीन प्रबंध काव्यों में प्रचलित अनेक कथानक रूढ़ियाँ का उपयोग किया गया है। और कथानक रूढ़ियों से अभिप्राय ऐसे घटना प्रसंगों से है जो कथानक को आगे बढ़ाने के लिए मध्यकालीन प्रबंध काव्यों में प्रायः इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसी घटना प्रसंग एक प्रकार से इन प्रबंध रचनाओं में रूढ़ि की तरह प्रयुक्त होते हैं, अतएव इन्हें कथानक रूढ़ि कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन कथानक रूढ़ियों पर हिंदी साहित्य में आदिकाल में सम्यक विचार किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, किसने सम्यक विचार किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन कथानक रूढ़ियों पर हिंदी साहित्य के आदिकाल में सम्यक विचार किया है। आचार्य द्विवेदी ने जिन कथानक रूढ़ियों की सूची दी है वो इस प्रकार है फ्रेंड्स। कथानक रूढ़ियों की जो सूची दी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वो इस प्रकार है। पहला जो है कहानी कहने वाला सुग्गा। दूसरा, स्वप्न में प्रिय दर्शन, चित्र दर्शन और कृति श्रवण से अनुराग। तीसरा, मुनि का शाप। चौथा, रूप परिवर्तन। पांचवा, पड़काय प्रवेश। छठा, आकाशवाणी। छठी जो है वो है आकाशवाणी। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। सातवां जो है शर ऋतु बारहमासा। आठवां जो है हंस कपोत संदेश कथन। रासों में कहानी कहने वाला सुग्गा, गुण, श्रवण, अनुराग, रूप परिवर्तन, शर ऋतु वर्णन आदि तो है। और इनके अतिरिक्त सेना वर्णन, युद्ध वर्णन, नख सिख वर्णन, कन्याहरण, वयसंधि वर्णन आदि का प्रयोग, कथानक रूढ़ियों का भी प्रयोग किया गया है। कथानक रूढ़ियों के उपयोग की दृष्टि से पृथ्वीराज रासो एक भरपूर काव्य है। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि किस किस चीज़ का वर्णन है। तो रासो में कहानी कहने वाले सुग्गा, गुण, श्रवण, अनुराग, रूप परिवर्तन और इसके अतिरिक्त सेना वर्णन, युद्ध वर्णन, नख सिख, कन्या हरण, वयसंधि वर्णन आदि कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। कथानक रूढ़ियों के उपयोग की दृष्टि से पृथ्वीराज रासो एक भरपूर काव्य है। तो आपसे पूछा जाएगा किसकी दृष्टि से पृथ्वीराज रासो एक भरपूर काव्य है? तो कथानक रूढ़ियों की दृष्टि से। अब चरित्र काव्य पढ़ते हैं दोस्तों। चरित्र काव्य में दिया हुआ है, अब तक हमने देखा कि पृथ्वीराज रासो आदिकाल की एक ऐसी रचना है जो मूलतः रासो काव्य है, किंतु उसमें कथा, चरित, आख्यायिका आदि काव्य रूपों का भी समावेश है, जिसमें कथानक रूढ़ियों का भरपूर उपयोग किया गया है। डॉक्टर नित्यानंद तिवारी ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन रोमांचक आख्यान में दिखाया है कि पृथ्वीराज रासो रोमांचक आख्यान है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि डॉक्टर नित्यानंद तिवारी ने अपने पुस्तक मध्यकालीन रोमांचक आख्यान में दिखाया है कि पृथ्वीराज रासो एक रोमांचक आख्यान है। उसमें कथानक तो है किंतु उसमें आंतरिक गठन नहीं है, उसमें अनेक परस्पर असंबद्ध कथनाओं का संकलन और विस्तार है। कथाओं घटनाओं का विकास आंतरिक घात प्रतिघात से नहीं, उसमें जोड़ और गांठें हैं। जोड़ कथनात्मक या कहते जाने की प्रवृत्ति पर है। चरित्र तो है किंतु इसकी चरित्रगत व्यक्तिक विशेषताएं पर्याय नहीं है। संभवतः इसलिए कथा के विकास के लिए कथानक रूढ़ियों की आवश्यकता पड़ती है। इन रोमांचक आख्यानों का कोई ऐतिहासिक उद्देश्य भी नहीं है। उद्देश्य होता है इनका कथानक उद्देश्य की अंत
सूत्रता से बंधा होता है। डॉक्टर नित्यानंद तिवारी पृथ्वीराज रासो को पमवाड़ा मानते थे। कौन जो है डॉक्टर नित्यानंद तिवारी जो थे पृथ्वीराज रासो को क्या मानते थे? पमवाड़ा मानते थे। नेक्स्ट लाइन पे चलते फ्रेंड्स। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रासो की घटना सरणी में पृथ्वीराज के अनेक विवाह और युद्धों में कोई तार्किक प्रवाह या अंतःसूत्रता नहीं। 2-4 विवाह युद्ध रासो में जोड़ दिए जाए, निकाल दिए जाए तो रासो के रूप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन सब के बावजूद हिंदी साहित्य में रासो की प्रतिष्ठा महाकाव्य के रूप में वह हिंदी साहित्य के आदिकाल का ही सर्वाधिक विख्यात काव्य नहीं, हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित है। हम उन कारणों का भी पड़ताल करना चाहिए जिसके आधार पर पृथ्वीराज रासो को यह प्रतिष्ठा मिली। अब देखते हैं क्या कारण थी जिसके आधार पर उनको ये प्रतिष्ठा मिली। तो आइए जानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र कमायनी के महाकाव्यत्व पर विचार करते हुए पाश्चात्य एवं पौरस्त्य महाकाव्यों के लक्षणों की विवेचना करने के उपरांत इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि महाकाव्यत्व का प्राण औदात्य है। देखिए कमायनी के अध्ययन की समस्या। औदात्य का आधार व्यापक संघर्ष है। भारतीय महाकाव्यों का आदर्श वाल्मीकि रामायण है। भारतीय महाकाव्यों के आदर्श वाल्मीकि रामायण जी हैं और राम के आजीवन संघर्ष और औदात्य का आधार है। वे लोग विख्यात हैं। उनकी जीवन कथा ही ऐसी है कि विपुल जीवन जगत में समावेश उनके जीवन में हो जाता है। ध्यान से देखें तो महाकाव्यों के लक्षण इस बात को ही ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए हैं कि नायक लोक में कितना प्रतिष्ठित है, लोक से उसके जीवन संघर्ष का कैसा संबंध है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यापकता एवं संघर्ष औदात्य का आधार है। 8 या उससे अधिक सर्गों की व्यवस्था कथा की विपुलता का लक्षण है, तो एक सर्ग में ही एक छंद की व्यवस्था दूर तक कथा प्रवाह की समतल भूमि निर्धारित करती है। सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन एक सर्ग की कथा को अगले सर्ग की कथा से जोड़ने का संकेत है। मध्यकाल में ऐसे प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं जिनमें कदम कदम पर छंद परिवर्तित होता है। केशवदास की रामचंद्रिका, विद्यापति की कीर्तिलता ऐसे काव्य हैं। केशवदास की जो है रामचंद्रिका, विद्यापति की कीर्तिलता ऐसे काव्य हैं। आदिकाल के अपभ्रंश काव्य संदेश रासक में जल्दी जल्दी छंद परिवर्तन होता है। पृथ्वीराज रासो इस दृष्टि से इन्हीं रचनाओं की कोटि में आते हैं। अब नेक्स्ट इसका सारांश पढ़ते हैं दोस्तों कि सारांश क्या रहा। इस सारांश हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना है, क्योंकि अगर छोटी छोटी वीडियोस होंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। आप एक बार देख सकते हैं, ये सारे हाइलाइटर्स हैं, ये सारे हाईलाइट वाले पॉइंट्स हैं। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।